A very good morning to all of you. आज हम करने वाले हैं 17th of October के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस एंड द फर्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट फॉर अस इज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 2-3 दिन से ही ये मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है और इसमें हमें पता है कि एक 30 वर्षीय महिला है जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचना लगाती है, लेकिन आज उसका रिजल्ट आ गया है। पहले वो याचना जो वो मंजूर कर दी गई थी, लेकिन बाद में जब एम्स में वो टर्मिनेशन करवाने के लिए जाती है एम्स दिल्ली में, तो एम्स से लेके जो मेडिकल बोर्ड होता है वो वापस से उस याचना को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं कि क्या हम इस टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो 26 वीक से ऊपर हो गई है। और यहाँ पे 26 हफ्तों का क्या मैटर है, देखिए 26 हफ्ते क्या है ना, इंडिया के अंदर एक एक्ट है और उस एक्ट के अंदर MTP एक्ट जो है, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उस एक्ट के अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन केसेस को छोड़ के अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 24 वीक से यानी 24 हफ्तों से ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। अगर एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस यही है कि अगर मान लीजिए कि जो फोइटस है यानी कि जो बेबी है अंदर जो बनने वाला, अगर उसके अंदर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ है या फिर हमें पेशेंट मदर जो है उनके जीवन को बचाना है, तो ये एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेडिकल जो होगा उसको एक मेडिकल बोर्ड बिठाना पड़ेगा और उस पर चर्चा करनी होगी, देन ही उसके बाद वो कर सकते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से प्ली लेने के बाद यानी कि इजाज़त लेने के बाद। तो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और इस एक्ट का क्यों मना किया गया वो हमने देख लिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के जो सेक्शन 3 है और उस एक्ट के सेक्शन 3 का सब क्लोज 2 का सब क्लोज बी जो है या फिर सेक्शन 5 है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दोनों कंडीशंस को मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे भी हमें पता चलेगा। द नेक्स्ट इज़ ये एक इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडियाज़ बिगेस्ट मैरीटाइम इवेंट गोज़ लाइव फ्रॉम टुडे, इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो हमने कल ही देखने को मिला कि कैसे 40 साल के बाद जो इंडिया और श्रीलंका है वहाँ के मैरीटाइम यानी कि फेरी, जो पानी के रास्ते जो हमारे संबंध होते हैं, ट्रेड होते हैं या फिर आवन जावन होता है जो समुद्री यात्रियों या नदियों के सहारे, तो उसको मैरीटाइम बोलते हैं। तो जो मैरीटाइम है उसके अंदर इंडिया जो है बहुत डेवलपमेंट चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला है कि इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन, आप सबको पता होगा कि इंडिया की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि वो आप सबके लिए इंतज़ार कर रही हैं। इंडिया के मेहनती लोग जो हैं वो भी, आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कीजिए और हमें अपनी प्रेफर्ड ट्रेड डेस्टिनेशन बनाइए, इंडिया को अपनी प्रेफर्ड ट्रेड डेस्टिनेशन बनाइए। ये उनका बोलना है सभी ग्लोबल लीडर्स से। तो इसमें कौन कौन पार्टनर में है, देखिए इसमें सागरमाला प्रोजेक्ट है वो पार्टनर में है, गति शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो पार्टनरशिप में है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड G20 के मेंबर्स भी इसके अंदर पार्टनरशिप में है। तो एक कोलैबोरेटिव है यानी मिलजुल के कर रहे हैं। पार्टनर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो मिनिस्ट्री डेलीगेशन हम देख सकते हैं अर्मेनिया जो है वो एक पार्टनर कंट्री है, इटली, तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कोमोरोस, नेपाल, स्पेन, ईरान एंड तंजानिया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ऑफिशियल डेलीगेशन और किन कंट्रीज़ के आए हैं, यानी कि इनके तो मिनिस्टर डेलीगेशन आए, मिनिस्टर लेवल के जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो लोग यहाँ पे आए हैं, सभी के सभी नहीं, बट मिनिस्टर लेवल के कुछ जो डेलीगेट होते हैं वो। लेकिन जो ऑफिशियल डेलीगेशन जिन ने भेजा यानी वो मिनिस्टर नहीं थे बट एज अ एम्बेसडर या इस तरीके से जो लोग जिन कंट्री से लोग आए हैं वो होंगे अल्जीरिया, अजरबैजान, बेल्जियम, भूटान, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, नॉर्वे, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, द नीदरलैंड्स, UAE, UK एंड USA। तो ये सब जो होंगे ये पार्टनर में होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो इंडियन ओशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारे मेन जो ओशंस हैं, देखिए सदर्न जो ओशन है उसकी तो इम्पोर्टेंस है नहीं, वैसे है अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, अंटार्कटिका पे जाना चाहते हैं, बट ट्रेड के रास्ते में वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जब बात आती है
कि अटलांटिक ओशन को जब पैसिफिक से जोड़ना होता है, पैसिफिक को क्रॉस करके यूरोप के मेडिटेरियन सी तक जाना होता है, तो वो लोग जब उन्हें जाना होता है मोस्टली जैसे जापान के एरिया से या तो वो अटलांटिक से जाएं या फिर वो इंडियन ओशन से होके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश जो है या अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट जो, ये सब इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा जो अभी पिछले 1 साल से जो ब्लू इकोनॉमी को उठाने की बात चल रही है, ब्लू इकोनॉमी होती है जो कि पानी से रिलेटेड है, यानी कि हम जिसके अंदर वाटर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन कर सके, मे बी फिशरीज से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, मे बी ट्रेड के थ्रू हम लोग कुछ बना सकते हैं। और इसी ब्लू इकोनॉमी को उठाने के लिए ही इंडिया के जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आके इंडो पैसिफिक सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो अब तो वो मतलब उनकी डेथ भी हो गई है, असैसिनेट कर दिया गया था उनको पिछले साल ही, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, नॉट ऑफिशियल तब। तो उन्होंने जो फिमोनो किशोदा जी थे उन्होंने आके 2016 के अंदर इंडिया के अंदर ये बोला था कि इंडो पैसिफिक है और हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और उसके बाद से क्वाड जो ग्रुप है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए, वो इसे इंडो पैसिफिक कह के बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इंडिया उसका एक मेन एज अ सिक्योरिटी पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि वो उसको सेफ बनाना चाहते हैं जो भी ट्रेडिंग के लिए आए। चाइना इसके खिलाफ है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अगेन उसी आर्टिकल का हमें कि इट्स नॉट जस्ट 9 मंथ, एडिटोरियल पेज से आर्टिकल है, श्रेया श्री ने आर्टिकल लिखा है और इनका कहना है कि वुमेन्स असेसमेंट ऑफ हर एबिलिटी टू कंटिन्यू विद हर प्रेगनेंसी शुड बी गिवन प्राइमेसी, इट वाजंट। तो ये इसको प्राइमेसी नहीं दिया गया। और क्यों ये आर्टिकल लिख रही हैं? क्योंकि इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उस प्ली को, उस याचना को जो उस औरत ने लगाई थी अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। ये बताती है कि 2021 के अंदर जो था ना, इंडिया ने अपनी जेस्टेशनल अपर जो लिमिट होती थी, यानी कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने की लिमिट होती थी, उसको 24 हफ्ते बढ़ा दिया था। पहले वो कितनी होती थी? 20 हफ्ते तक होती थी। और ये किस एक्ट के अंदर बढ़ाया गया था? पहले जो एक्ट था वो एक्ट चल रहा था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1971 में, आपको 1971 से कुछ और भी याद आ रहा होगा जी, इंडिया एंड बांग्लादेश का बनना 1971, 1972 दिसंबर में, वेरी गुड। तो 1971 के अंदर जो है वो ये टर्मिनेशन बिल आया था। और 1971 के बाद में अगर हम देखते हैं तो अब जो इसमें अमेंडमेंट हो गया, राइट, क्योंकि अभी जो है वो इस एक्ट की जो एज होती थी उसको 20 से हटा के 24 कर दिया गया, 24 हफ्ते कर दिया गया। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ है 2021 के अंदर। तो जब 2021 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट होता है तो इसका मतलब अब ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा? अब ये एक्ट जाना जाएगा द अमेंडमेंट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो कैसे जाना जाएगा? MTPAA 2021। और पहले कैसे जाना जाता था? MTP 1971। वेरी गुड। तो ऐसे ही जाना जाएगा। और इससे अलग हम बात कर लेते हैं कि अगर पॉलिटी में गवर्नमेंट को कोई अमेंडमेंट कर देना होता है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? अगर आपको अमेंडमेंट करना होता है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको चाहिएंगे टोटल जो स्ट्रेंथ होती है हाउस की, किसी की भी TSH यानी टोटल स्ट्रेंथ हाउस, जिस कोई भी एक, तो हमें ये पता है कि अमेंडमेंट का जो है वो इधर हाउस, किसी भी हाउस के अंदर उस बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंडली, अमेंडमेंट हमें जब सुनने को मिलता है तो हमें लगता है कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि अमेंडमेंट को कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि बिल को, अमेंडमेंट बिल को, और गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ कि अमेंडमेंट के लिए हमें मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है? अमेंडमेंट के लिए हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है? 50+1, और वो भी टोटल हाउस की ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर ये लोग मान जाते हैं तो अमेंडमेंट हो जाएगा, लेकिन इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। और हमें इसको पास करने के लिए चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3। तो जितने हैं, अगर या तो वो 50+ वो हो किसी हाउस का, टोटल हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ हो, या फिर 2/3 होना चाहिए जितने वोटिंग कर रहे हैं प्रेजेंट होके, यानी कि ये जो आप समझ रहे हो ना 50+1, ये टोटल हाउस ऑफ जितनी स्ट्रेंथ है इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए और फिर वोटिंग करने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जितने प्रेजेंट हैं, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे 100 हैं तो उसका 2/3 66.66 इन लोगों का वो होना चाहिए कि ठीक है
और ये 100 मेंबर तो नहीं हो सकते कि, क्योंकि सबसे कम मेंबर्स किस में है, राज्यसभा में है। तो राज्यसभा के कितने होने चाहिए हमारे पास, अगर हम 50+1 कहते हैं तो राज्यसभा के अंदर मेंबर्स मान लीजिए 250 हैं फिलहाल में, तो 250 मेंबर हैं। 2 जो मेंबर हैं अभी तक नहीं है या वैकेंट हैं, तो अगर 250 है तो 250 का 50+ कितना होएगा, ऑलमोस्ट 130+ होना चाहिए, राइट। और उसके बाद हम अगर जाते हैं तो हमें इसके 130 का 2/3 चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो अमेंडमेंट है 2021 में, इसमें हमें पता चल गया कि उसने एज को बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ केसेस में हमें देखने को मिला है कि कैसे जो मतलब कि टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का, वो कुछ केसेस में 26 ईयर्स के ऊपर भी हुआ है। जैसे हमने पिछले 2 न्यूज़पेपर में उन केसेस की बात की है, बट मैं अगर आपको संक्षिप्त में बताऊं या बिल्कुल समरी में बताऊं तो क्या होता है ना कि अगर कोई अनमेरिड वुमन है या किसी का कोई रेप सर्वाइवर है, अगर उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है और उनको फिर ऐसे लाया जाता है केसेस को स्पेशल कैटेगरी के अंदर, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सेप्शन दे देता है और कहता है कि ठीक है चले जाइए। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहना है कि ये गलत हुआ है उस औरत के साथ। ये बता रही हैं कि कैसे जो WHO है उन्होंने भी अपनी गाइडलाइन जो दी है और उसमें ये बताया है कि सभी देशों को जो अबॉर्शन है उसके ऊपर की गाइडलाइंस को हटा देना चाहिए और उसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। जी कुछ देशों में अबॉर्शन कराना अलाउड नहीं है, एज अ क्रिमिनल ऑफेंस उसको ट्रीट किया जाता है। और यहीं पे आके हमें समझने की ज़रूरत है कि कल्चर डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि आपकी सोच में बदलाव है। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत सामान्य हो सकती हैं और कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, यानी कि इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उनको जेल करा दिया जाए गवर्नमेंट। तो ठीक है, कल्चरल डिफरेंस है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, WHO की रिकमेंडेशन से WHO कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। अबॉर्शन केयर जो है वो सबको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे एक अनमेरिड औरत जो थी वो आई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, 26 वीक्स ऊपर था। तो जब उसकी टर्मिनेशन की बात आई थी तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो इस केस में अलाउड थे अभी सेकंड हियरिंग में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की एक जज थी उन्होंने बोला था कि ये गलत तो है कि हम औरतों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उनको प्रेगनेंसी का वो करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये वायलेटिव है, कहीं ना कहीं ये तोड़ता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है फ्रीडम टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड 15 यानी आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इन दोनों को वायलेट करता है कहीं ना कहीं। और आर्टिकल 15 जो होता है वो होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इस तरीके से। तो अगर आप इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर यही बताती हैं कि हमें गाइडलाइन को अपने इंडिया के अंदर अगर हो सकता है तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक वैलिड रीज़न है कि जब कोई नहीं चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर नहीं चाहता है कि ठीक है मैं अभी दोबारा से इस बच्चे को लेके आऊँ, तो उसके बाद वो शायद केयर भी उनको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी जितना उनको एक बच्चे को चाहिए होती है। सो इस चीज़ों पे अभी विवाद का मुद्दा है, और आर्टिकल्स आएंगे, दूसरी साइड ऑफ भी रखी जाएगी इसके ऊपर, तब हम पूरा का पूरा एक बार इसका एज अ दोनों साइड्स को लेके इस पर डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, fine tune the balance in asking WhatsApp to divulge details of first originators, government touches of concern and caution। यहाँ पे बात होती है कि हमें कल ही पता चला कि कल क्या हुआ था। WhatsApp से जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने व्हाट्सएप को बोला कि आप जो भी आपकी जो फर्स्ट मैसेज का जो ओरिजिनेटर होता है आप उसकी डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को दीजिए। और ये बहुत बड़ी एक बैटल, मतलब कि एक थोड़ी सी लड़ाई की तरह देखने को मिलेगी अभी बिग कंपनीज जो है उनके साथ में और स्टेट जो है उनके साथ में। तो स्टेट और बिग कंपनीज के साथ में एक तरीके की लड़ाई बैटल देखने को मिलेगी, क्योंकि नोटिस जो है वो गवर्नमेंट ने भेज दिया है मेटा के व्हाट्सएप को अंडर सेक्शन 4 ऑफ सब क्लोज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। और इसमें उन्होंने मांगा है कि कोई भी इंसान जो पहली बार किसी वीडियो को बनाता है या शेयर करता है सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। और कारण क्या है? कारण ये है कि ये गवर्नमेंट ने पहले ऐसे नहीं किया है, लेकिन इससे पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप से ये स्टे ऑर्डर करते हुए एक ट्रायल कोर्ट के ऊपर व्हाट्सएप से बोला था कि आप ओरिजिनेटर जो है उसको रिवील कीजिए, क्योंकि एक चैट में एक फेक रेजिग्नेशन लेटर बना दिया था चीफ मिनिस्टर मानिक साहा का। तो इस
इसके बाद अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए कर रही है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये प्रॉब्लम हो गई है कि डीप फेक से वीडियोस को बना दिया जाता है, किसी के चेहरे को दूसरे के चेहरे पे लगा के वो जो एक्शंस कर रहे हैं उनको दिखा दिया जाता है। और ये इन पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि राजनीति जो है वो आपको आपकी पर्सनल आउटकम, जो पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है बाहर, उसी के आधार पे आपको वोट दिए जाते हैं, राइट। अगर आपको वो ख़त्म, अगर किसी का करियर ख़त्म करना है तो ठीक है, कोई डीप फेक वीडियो बनाओ और निकाल दो। सेकंड चीज़, ये कम्युनल वायलेंस को भी बहुत बढ़ाता है। कम्युनल वायलेंस क्या होते हैं कि जो राजनीतिक दंगे जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़ाता है। गलत तरीके की वीडियो बनाना, गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देना, उन लोगों के अंदर एंग्जाइटी पैदा कर देना, पता नहीं होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो कब करना चाहती है, इसको रोकना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसके लिए नोटिस भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो लिख रहे हैं उनका ये भी कहना है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ठीक है एक मात्रा में आगे जाके जो वहाँ की पब्लिक है हमारी, जो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ फैसले लेने भी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म है वो टिका ही इस चीज़ के ऊपर है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अगर गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेती है तो जो व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म है वो शायद अपना एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन खो देगा, और जिसकी वजह से जो प्राइवेसी है यूजर्स की, उसके साथ हमें समझौता करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे जो हक है, नेचुरल ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फ्रीडम है सिटीजन्स की, उन सबको भी गवर्नमेंट पूरा का पूरा ध्यान रखे। और क्रिटिक्स के बारे में शायद ऐसा भी हो सकता है, इसका जो एक नेगेटिव आ सकता है कि गवर्नमेंट इसको एज अ वेपन, एज एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो क्रिटिक गवर्नमेंट की कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं अगेन दोनों तरीके का है। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी फैसला होता है, कोई भी चीज़ हो, वो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर इससे भरोसा किया जा सकता है, या ये भी नहीं है, शायद कोई बीच का बैलेंस अगर निकल सकता है तो उसके ऊपर बात होगी। और आगे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट इस आर्टिकल में क्या आएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं आइडिया पेज पे। ऑन द अपस्विंग नियर नॉर्मल मानसून्स, गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन कैपिटल स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन क्रेडिबल बोरोइंग आर रीजन फॉर ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे है सौम्या कांति घोष जी, जिन्होंने आर्टिकल लिखा और ये बताते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने अभी अभी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, या फोरकास्ट होता है पहले ही, मतलब कि पूर्व जो बता देना होता है, भविष्यवाणी तरीके से मान लीजिए कि वो उन्होंने बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया उसको, 6.3 पे कर दिया, 40 बेसिक्स पॉइंट जो है बढ़ा दिए 2023-2024 के लिए। लेकिन आरबीआई की फोरकास्ट जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, वो उतनी ही है। आरबीआई ने ये सोचा था कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो 6.5% से होगी। अब देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, हमें देखने को मिलता है कि कैसे उसने एक पेंडोरा बॉक्स होता है काइंड ऑफ समस्याओं का एक पिटारा खोल दिया है। और इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ रही है वो इतने फास्टर रेट पे, स्टिल हमें यही लगता है कि इंडिया पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंडिया अभी भी फास्टर जाएगा। और सौम्या कांति घोष जी ये भी मानते हैं कि शायद इंडिया जो है वो आरबीआई ने जो फोरकास्ट की है 6.5% से उससे भी ज़्यादा ग्रो करके दिखाए और 6.7% तक पहुंच जाए, ऐसा इनका मानना है। ये अपनी जो इनकी थीसिस है, ये इसके 4 कारण देते हैं कि ऐसा इनको क्यों लग रहा है कि ऐसा ऑप्टिमिज्म जो है ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला कारण है मानसून। पहले ये बोलते हैं कि वैसे तो इंडिया के अंदर लगभग 6% कम मानसून देखी गई है इस सीजन के अंदर, क्योंकि अगस्त के अंदर अगर हम देखें तो 36% जो कमी हुई है बारिश के आने में। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मानसून, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बांटना होता है जो, वो पूरी की पूरी 29 जो स्टेट्स है, 36 स्टेट्स हैं और यूटीज़ है, उनमें से 29 ने नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेंज को प्राप्त किया है। यानी कि या तो उनको नॉर्मल जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी बारिश मिली है, या फिर उनको नॉर्मल से ज़्यादा मिली है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एसबीआई एक मानसून इम्पैक्ट इंडेक्स निकालती है और उसमें उन्होंने बताया कि लगभग जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अभी भी 89.5% तक मिली है सभी स्टेट्स को। तो कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मानसून ठीक हुआ है तो इससे वैल्यू भी आगे है जो हमारी ठीक आने वाली है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ ठीक निकल के आएगा।
सेकंड, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि जो कैपिटल इन एक्सपेंडिचर है वो लगातार हो रहा है। पहले क्या होता है ना, हमने कई बार देखा है कि बजट आता है, उसमें एक्सपेंडिचर दिया जाता है, उसमें फिर एक हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल जून जो रश देखने को मिलता है, लास्ट वाला जिसको बोलते हैं, कि आप पहले तो एक्सपेंडिचर खर्च कर नहीं रहे हो चीज़ों के ऊपर, लेकिन लास्ट में जब नया आने वाला मार्च रस उसको बोलते हैं एक्चुअली, जब नया आने वाला हमारा बजट होता है, या फिर जो आप, क्योंकि बजट में अगर आपको पहले नहीं मिला है, कोई मान लीजिए आपको एक्सपेंडिचर मिला है 100 रुपीज़ का, राइट, आपने खर्च किए उसमें से 80 रुपीज़, तो अब बजट में क्या होगा ना कि पहले तो वो देखेंगे कि आपको 100 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब वो देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो तो 80 रुपये ही है, मतलब आप तो 80 खर्च कर पा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको 80 ही देंगे, मतलब उसी के आधार पे बना के दोबारा से देखेंगे कि आपको ज़रूरत कितने पैसे की है। तो इसीलिए ये जो 20 बचे हुए रुपए थे, इनको जो गवर्नमेंट होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब फिर बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर रश में उसको खर्च करते हैं, और वो कितने अच्छे से रश में खर्च होगा फिर वो हम सोच सकते हैं कि जल्दबाजी में आप कहाँ तक किस चीज़ को पहुँचा सकते हो, कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो स्टेट्स हैं वो अपने एक्सपेंडिचर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कैपिटल को 25% ऑलमोस्ट सभी ने इस्तेमाल कर लिया है। सेंटर ने 37% को इस्तेमाल कर लिया, और इन सब में जो फर्स्ट चल रहा है वो आंध्र प्रदेश, जिसने अपनी स्पेंडिंग अभी तक लगभग 51% तक जो है अमाउंट है, उसको बजट जो मिला है उसको खर्च कर चुका है। थर्ड ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि नई नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, और ये एक हमें दिखाता है कि कैसे जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में, इंटेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 2023-2024 की, तो हमें देखने को ये मिला कि लगभग 93,305 कंपनियां नई रजिस्टर हुई हैं, और वो भी पहले हाफ में, मतलब कि पहले 6 महीनों के अंदर ही। अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, तो तब वहाँ पे लगभग 60,000 कंपनियां ही ऐसी रजिस्टर हो पाती थी। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम डेली की रजिस्ट्रेशन की बात करें कि एवरेज डेली रजिस्ट्रेशन कितनी होती है, तो वो हमें देखने को मिला है कि 622 यानी कि 622 कंपनियां जो है रोज़ एवरेज में निकल के आ रही हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। और अगर हम 2018-19 का डाटा देखते हैं तो वो सिर्फ 395 था। तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे 58% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है लोगों का वो बदल रहा है। स्टार्टअप जो कल्चर है, इन्वेस्टमेंट जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फोर्थ और आखिरी जो ऑथर बताते हैं कि उनको लग रहा है ग्रोथ क्यों होगी इंडिया की, वो रीज़न है क्रेडिट में ग्रोथ। क्रेडिट क्या होता है? कर्ज लेना या लोन लेना। तो ऐसा देखने को मिला है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग 20% की स्पीड से। अगर हम देखें तो HDFC बैंक का डाटा के अकॉर्डिंग उनका बढ़ रहा है, और जो ओल्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत स्पीड से ऊपर बढ़ रही है। और ये क्रेडिट ग्रोथ को देखते हुए हमें लगता है कि रैपिड फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का पास्ट डिकेड से लेके अब तक। और क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बैंकिंग सिस्टम पे बात करते हैं। और इसीलिए कुछ और जो हमारी लास्ट अगर हम देखें कि क्रेडिट सिस्टम के अंदर ही कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है, बैंक में तो चल ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के भी देखा जाए तो जैसे PM स्वनिधि एक स्कीम आती है जिसमें क्रेडिटर जो है वो अगर उसने पहले भी लोन लिया हुआ है तो फिर भी वो दोबारा लोन ले सकता है, और तीसरी बार भी लोन ले सकता है अगर उसकी पहली वैल्यू जितनी थी लोन की उसकी 5 गुना। ज़्यादातर ये पहली वैल्यू जो होती है वो 10,000 रुपये ही मिलती है। तो मतलब वो थर्ड टाइम भी अगर उनकी हिस्ट्री अच्छी है, अगर उन्हें पैसे दिए हैं, तो वो जब तीसरी बार लोन लेगा इसी स्कीम के अंदर तो उसको 10,000 की बजाय 50,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक प्रोग्राम है जनधन योजना। ये क्या करते हैं कि जो बैंकिंग सेंटर के अंदर ज़्यादातर हाउस होल्ड नहीं है, घर नहीं आते हैं, उनको ये क्रेडिट दिलवाते हैं और वो बाहर ही ऑपरेट करते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इंडल्ज कर रहा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लोग अभी तक बैंकिंग सिस्टम के अंदर थे ही नहीं, जो घर नहीं थे। तो इससे क्या हो रहा है कि बैंकिंग जो इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों का, नंबर ऑफ पीपल इंक्लूजन इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। तो ये बहुत सारा इम्पैक्ट है इन स्कीम्स का। और लास्टली तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी इकोनॉमी के अंदर, और ये मोमेंटम जो है कंट्री के अंदर की ठीक है, हमारा GDP बढ़ेगा और ये भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल, डबल स्पीक ऑन टेरर। तो टेरर के ऊपर जब दोहरा, यानी कि कहीं ना कहीं दोहरा लोग जो वो बोल रहे हैं, अब ये लिखा है टी.एस. त्रिमूर्ति जी ने, और ये बताना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो टी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं, ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं यूएन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, तो एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत क्लियरली हम रिलेबल होगा, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि कैसे जो टेररिज्म है या कैसे जो एम्बेसडर जाके कहीं पे रहते हैं तो वो किस तरीके से उनकी समझ बन जाती है। पहला, इंडिया नीड्स टू मेक इट क्लियर टू कैनेडा दैट इट मस्ट कोर्स करेक्ट, कि इंडिया को ये ज़रूरत है कनाडा को बताने की कि उसको ढंग से काम करना चाहिए, अपना जो काम है वो ठीक तरीके से करना चाहिए। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कनाडा के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि कनाडा है ना, वो एक रेपुटेशन ग्रो कर रहा है, अपनी एक इज्जत बना रहा है अपनी एज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, फॉर एक्सट्रीमिस्ट। वो कह रहा है कि या फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, तो उधर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कनाडा एक तरीके से कहीं ना कहीं स्वर्ग हो गया है। जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है या एक्सट्रीमिस्ट है या फिर ऑर्गेनाइज्ड मिलजुल के बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके क्राइम करते हैं, उनके लिए एक स्वर्ग के समान होने लगा है, मतलब एक ऐसी उसकी रेपुटेशन बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 4 ब्रॉड डेंजरस ट्रेंड आ रहे हैं अभी इंटरनेशनल टेररिज्म के अंदर। पहला क्या होता था ना, पहला ये होता था ग्लोबली जो बात होती थी, जो 9/11 हुआ था उसके बाद से ग्लोबली जो टेररिज्म था ना वो ग्लोबल एक बन गया था बिल्कुल, कि सभी के सभी कंट्रीज टेररिज्म के खिलाफ बात करेंगे, और सबको समझ में आ गया था कि टेररिज्म से कोई भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, उसके बाद से सच ए डेवलप कंट्री उस टाइम पे, तो सभी कंट्रीज साथ मिलके इस काम पे करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मुद्दा जो है वो फिर से बदलने लगा है। जैसे कनाडा जो है वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है अपने स्टेट के अंदर। इवन जो अभी यूएन का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था 2023 के अंदर, इसको GTI से हम आगे बोलने वाले हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस। 2023 के अंदर इसको निकाला गया और इसमें बताया गया कि ज़्यादातर जो आतंकवादी होते हैं वो मोटिवेट होते हैं आइडियोलॉजिकली, यानी उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके उन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। कोई राइट विंग है, कोई रिलीजियस बेसिस पे जा रहा है, जैसे पैलेस्टाइन जो है वो उनकी भी एक आइडियोलॉजी है। तो हर किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई ना कोई धारा होती है करने के लिए, और ये ज़्यादातर उनका मोटिवेशन का कारण बनता है। अगर हम देखें अभी जो है कहीं ना कहीं से एट्रीब्यूट जो है फॉर फाइट टेररिज्म के लिए वो कॉमन टाइप हो गया था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अब फिर से देश जो है वो इसी तरीके से बात करना शुरू कर गए हैं कि ठीक है, मेरे टेररिस्ट, तुम्हारे टेररिस्ट, हमारे टेररिस्ट से बात वापस से जो है डिस्टर्ब हो रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं कनाडा के अंदर। तो जो कनाडा में जो टेररिस्ट हैं उनको वो अपना कहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि ओटावा के अंदर मतलब और भी ज़्यादा लेजिटमाइट किया जा रहा है कहीं ना कहीं टेररिज्म को, क्योंकि वो उसको रिकोगनाइज ही नहीं कर रहे हैं। और इंडिया के लिए टेररिज्म हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टेररिज्म उसको मान नहीं रहे। और यही फ़र्क होता है कि जब 9/11 के बाद ग्लोबली टेररिज्म को एक अपना माना गया था, तो उस समय पे अगर कोई टेररिस्ट इंडिया के लिए यानी किसी भी कंट्री की पॉलिटी के लिए कोई इंसान टेररिस्ट था, तो वो फिर पूरे के पूरे इंटरनेशनल या पूरे के पूरे ग्लोब के लिए टेररिस्ट माना जाता था। तो ये हमें फ़र्क देखने को मिला है। और सेकेंडली यूएस के अंदर अगर हम देखें तो यूएस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यूएस जो है वो रेशियल या इथनिकली मोटिवेटेड जो वायलेंट होते हैं, वहाँ पे वायलेंस होता है, उससे परेशान है। वो वहाँ का एक तरीके से टेररिज्म देखने को मिलता है। यूरोप के अंदर हम देखें तो यूरोप जो है वो राइट विंग वायलेंट अटैक से अपनी जो बचाव कर रहा है, उसका मेन टेररिस्ट थ्रेट जो है वो राइट विंग वायलेंट अगेंस्ट है। और राइट विंग से क्या मतलब है? 3 तरह के विंग्स होते हैं, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है और एक लेफ्ट होता है। तो राइट होता है जो ट्रेडिशनल होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब कि जिनको रूढ़िवादी आप बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं और वो पीछे ही रहना चाहते हैं। लेफ्ट विंग जो होता है वो लोग लिबरल होते हैं, वो ज़्यादा बात करते हैं इंसान को ध्यान में रखते हुए, उसकी खुद की पर्सनल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए। और सेंट्रल जो होते हैं वो थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, ना वो ज़्यादा लिबरल होते हैं ना वो ज़्यादा राइट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 विंग्स पॉलिटी के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। और
जब बात किया जाता है चाइना के ऊपर, तो चाइना जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। यूएनएससी रेजोल्यूशन जो 1200 सेक्शंस जो है वो बीजिंग्स के ऊपर लगाए गए थे। जियोपॉलिटिकल कंसर्न को देखते हुए बीजिंग ने किया था कि वो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में जो है हम उसको साथ देंगे। सेकेंड ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ये तो हमें भी देख लिया इंडिजीनियसली कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंड ट्रेंड हमें देखने को मिलता है टेररिज्म में, वो है अफ्रीका। ये हमें देखने को मिला है कि अभी कुछ दशकों से अफ्रीका जो है, अफ्रीका के कुछ जो देश है, ज़्यादातर जो सलहाई एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म उगने लगा है। मतलब एक तरीके से जैसे अगर इंडिया में रहते हुए आपके दिमाग में पाकिस्तान की इमेज आती है टेररिस्ट सुनते ही, उसी तरीके से कुछ लोग जो हैं अफ्रीका के कुछ नेशंस जो हैं इस्लामिक नेशंस हैं। अब मैं इस्लामिक वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म देखने को मिला है। एक गढ़ बन गया है टेररिज्म का, आतंकवादियों का। वहाँ पे वो जन्म ले रहे हैं, वहीं पे रहते हैं, और बाहर के जो लोग थे वो भी वहाँ पे जाके रहते हैं, अपने आप को और गवर्नमेंट से सेफ रखते हैं। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है वो है टेक्नोलॉजी जो टेररिस्ट पर्पज़ में, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उनको टेररिस्ट भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आतंकवादी भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो किया था काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, अक्टूबर 2022 में ये प्रपोज किया था। और उसके 3 की एरियाज थे। पहला उसका की एरिया था कि हमें टेररिज्म के खिलाफ जो वहाँ की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसको ख़त्म करना है। वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज़ का, उसका ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे उनसे ख़त्म कर सके, छीन सके। दूसरी चीज़ है थ्रेट्स पोस्ट बाय टेररिस्ट यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी कि आप जो जिसके अंदर इंसान नहीं और आप ड्रोन से कहीं पे भी हमला कर दे रहे हो, तो वो भी एक थ्रेट है। क्योंकि आप ड्रोन को तो ख़त्म कर दोगे, लेकिन जिन्होंने वो हमला किया उनको कहाँ से ढूंढे, तो ये एक प्रॉब्लम है। काउंटरिंग, और जो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको फाइनेंस कौन करता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा और उनकी फाइनेंसिंग हमें स्टॉप करानी पड़ेगी। पैसे नहीं होंगे तो अटैक कहाँ से करेंगे। तो ये एक चीज़ है। ऊपर से और अलग अलग मुद्दे हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो एआई के साथ मिलके उसका मिसयूज़ करते हैं, या फिर सिंथेटिक बायोलॉजी 3D प्रिंटिंग वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न फंड राइजिंग, मतलब कि फंड रेजिंग प्रोग्राम्स को चलाते हैं कि पैसे दीजिए, हमें ऐसा काम करना है। पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं से चोरी कर लेते हैं, फ्रॉड्स करते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो रिक्रूटमेंट भी करते हैं इन सारी सोशल मीडिया पे आके, और रेडिकलाइजेशन करते हैं, लोगों के दिमाग के अंदर रेडिकल बातें डालते हैं, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं और फिर वो टेरर करने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो यूएन का जो GTI हमने पहले भी देखा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 का, उसने पॉइंट्स निकाले हैं कि जो 65 नॉन स्टेट एक्टर हैं वो कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं ड्रोन्स को। यानी कि नॉन स्टेट कौन होगा, जो किसी पॉलिटिक के अंदर किसी का भाग नहीं है और एक काइंड ऑफ मतलब कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है, जो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, भेज रहे हैं ड्रोन्स को। और ये ड्रोन्स जो है मतलब आर्म अटैकिंग में ये सब कुछ तो ईजिली पब्लिक मार्केट से हमें मिल ही जाते हैं। इंडिया के अंदर भी ड्रोन्स कोई भी खरीद सकता है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में उस ड्रोन को नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए कुछ मैपिंग भी बनी हुई है, वहाँ पे रेड एरिया दिखाया जाता है कि इसके अंदर आपका ड्रोन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी एक्शन होगा। तो ऐसे देखने को मिलता है। एंड द लास्ट जो पॉइंट है ट्रेंड के अंदर वो है रिलीजियन, कहीं ना कहीं रिलीजियस फोबियाज बना देना, जस्टिफाई कर देना कि रिलीजियस फोबिया करके, या पोलिटाइजेशन कर देना। तो इस चीज़ में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने जो हमारा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दी थी, ड्राफ्ट दिया था 2023 के अंदर, वो यूएन से रिजेक्ट करवा दिया गया, यानी कि उसके ऊपर स्टे लगवाया गया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने। और उन्होंने बोला कि ये इस्लामाफोबिया है, कि ये कहीं ना कहीं इस्लाम को, लोगों को डर बिठा रहा है। ऐसे ही फोबियाज बना दिए गए हैं, जैसे कि सेमिटिज्म, जो यहूदियों के खिलाफ कोई अगर गलत काम करता है। फिर क्रिश्चियनोफोबिया, कि आप क्रिश्चियन से डरते हैं, आप क्रिश्चियंस को गलत मानते हैं। तो ये लोगों के माइंडसेट इस तरीके से बन रहा है। ये ऑथर का मानना है कि इसी वजह से ऐसे ऐसे टेक्स्ट का, ऐसी ऐसी बातों का बात करते हुए जो है वो उस स्टे को इन्होंने स्टे लगवा लिया, और इसी वजह से इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और खुद से जो GCTI है, यानी कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी आई है, उसको अलग कर लिया। अब वहाँ से पीछे हट गया इंडिया कि ठीक है, मैं इस चीज़ के अंदर अपना पार्ट नहीं बनूंगा अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तो ये भी है कि
यूएन ने खुद इस चीज़ को निकाला है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कि टेररिज्म हमें देखने को मिलता है वो अब्राहिम रिलीजन्स में देखने को मिलता है। तो अब्राहिम रिलीजन यही 3 रिलीजन्स है, मतलब यहूदी हैं, इस्लामिक हैं एंड क्रिश्चियंस हैं। तो इन 3 रिलीजन्स के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अभी देखने को मिल रही है। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसमें इसको बोला गया है। और तो फाइट करने की ज़रूरत है रिलीजनोफोबिया के अंडर, और इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा अलग रख के फ़िलहाल हमें, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी मॉस्क के ऊपर हमला कर दिया गया था तालिबानियों के द्वारा, तो अब मस्जिद में कोई लोग जा रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो भी इस्लामिक है आप भी इस्लामिक हो, लेकिन फिर भी टेररिस्ट तो टेररिस्ट है ना, और टेररिस्ट का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई देश है। तो यही मैं कहना चाहती थी। इसके बाद ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि इंडिया को अभी क्या करना चाहिए। इंडिया को कनाडा के साथ में ये बिल्कुल अच्छे से याद दिलाना चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं सिर्फ कुछ थोड़े से पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि कनाडा में जो सिख पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और वहाँ पे पॉलिटिक्स का वो एक पार्ट बन गए हैं, वो वहाँ के रेजिडेंट्स हो चुके हैं और उनकी वोट है। तो सिर्फ उस चीज़ का भाग बनने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म फ़ायदे उठाने के बजाय आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि इससे आपका कैरेक्टर कैसा बन रहा है, इससे आपकी वर्ल्ड में इमेज कैसे बनने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल, डेथ की। इजराइल के अंदर जो अभी एड कुछ पहुंच नहीं रही है, वहाँ पे कुछ मदद नहीं पहुंच रही है। गाज़ा जो है हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो ब्रेकिंग पॉइंट पे है, इतने ज़्यादा। ये देखिए कैसे छोटी बच्ची है और उसको चोट लगी हुई है। बहुत लोग जो है वो गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पे प्रॉपर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अगर हम डेथ या डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इसराइल के अंदर 1400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। पैलेस्टाइन के अंदर 2750 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, और इसराइल के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो है उनको इंजरी हुई है। वो लोग मतलब कि घटनाओं का शिकार हो गए हैं और चोट लगी है उनको अलग अलग, जैसे उस छोटी बच्ची को हम देख पा रहे थे। और पैलेस्टाइन का अगर हम आंकड़ा देखें तो वो 9700 से ऊपर पहुंच चुका है। दूसरे देशों का अगर हम लॉस देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के कैसे किन किन लोगों की जान गई। कल ही हमने अपने न्यूज़पेपर में देखा था कि कैसे हजबोला जो है या लेबनान के जो ग्रुप है उन्होंने इजराइल के कुछ लोगों को मार दिया था, 2-3 लोगों को। और वो उसका कारण ये था क्योंकि उनके देश के 3 लोग जो इजराइल के अंदर थे वो जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उनकी भी डेथ हो गई थी पहुंचते ही। इसी तरीके से हम देखें तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक है, उन्होंने बताया कि 6 लोगों की, जो ब्रिटेन के 6 सिटीजन थे उनकी इजराइल में मौत हो गई और 10 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग हैं। और अगर हम बात करते हैं जो कि गाज़ा है तो 11 गाज़ा के जो जर्नलिस्ट थे उनको भी मार दिया गया है, और 20 जो लोग हैं जर्नलिस्ट जो है वो वाउंड हो चुके हैं, उनको मतलब कि चोट लगी हुई है, और 7 पैलेस्टाइन जर्नलिस्ट को मार दिया गया है। तो ऐसे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। दोनों देशों के बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और नेक्स्ट इज़ दिस इकोनॉमी वाला पेज, एंड इस पे आर्टिकल है एंजल टैक्स, हाउ डज CBDT's न्यू क्लैरिफिकेशन अफेक्ट स्टार्टअप कंपनीज। तो CBDT सबसे पहले क्या होता है, CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBDT के अंदर ही हमें पता है टैक्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और उनमें से एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वो हमें देना पड़ता है GST के रूप में, और GST की काउंसिल होती है जो कि स्टेट होती है, सभी स्टेट उसका पार्ट्स होती हैं, और इसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। और GST की जो काउंसिल है उसमें मेंबर्स तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कौन कौन है। और अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसके थ्रू होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमें देना पड़ता है इनकम टैक्स के थ्रू, राइट। तो इनकम टैक्स हो जाए या कॉर्पोरेट टैक्स हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्स या कुछ ऐसे कंपनियों पर लगने वाला टैक्स, क्योंकि हम जब कानून में जाते हैं या टैक्स में जाते हैं तो हम एक कोई भी अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, फर्म है, तो हम उसको एक एज अ इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, एज अ ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक है। तो एंजल टैक्स, एंजल से हमें पता चलता है सबसे पहले एंजल जो है वो खुद एक टर्म है, और एंजल जो होती है वो एक तरीके का स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पे एंजल टैक्स की बात कर रहे हैं हम। अगर एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप से रिलेटेड होता है, और स्टार्टअप जब कोई भी स्टार्ट होने वाला होता है, यानी कि कोई भी कंपनी बनती है, और जब कोई इंसान उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो एंजल इन्वेस्टर होता है। और एंजल से अब आप समझ पा रहे हैं
कि एंजल का क्या मतलब होता है कि भगवान के दूत या बिल्कुल एंजल्स बहुत अच्छे। तो अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है और कोई आपकी मदद करे तो वो एक तरीके से आपके लिए एंजल हुआ ना। यही कुछ यहाँ पे बात है। अब अगर एंजल टैक्स है तो एंजल्स अगर वो इन्वेस्टर हुए जो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो एंजल टैक्स क्या होगा फिर? थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो एंजल टैक्स वही होगा कि जो इन्वेस्टर अभी आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट से आने वाली जो मनी है उसके ऊपर टैक्स। अब इसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है देखने में कि ऐसे ही बिल्कुल स्टार्टअप हुआ और आपको इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी मनी पे भी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। बट हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये जो है ना ये अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ के ऊपर होगा सिर्फ। और ये जो टैक्स है ये अभी अभी आया है CBDT की तरफ से। और ये जो CBDT है, ये जो एंजल टैक्स होते हैं, इसको कौन किसके अंडर आती है? कोई भी स्टार्टअप किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो वो आती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो वो आती है DPIIT, ठीक है, DPIIT के अंडर आते हैं कोई भी स्टार्टअप। और ये जो अगर कोई कंपनी है, स्टार्टअप है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर अभी सेंटर ने बोला है, या इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है CBDT या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने बोला है कि हम आपसे 30% जो है वो टैक्स लेंगे जो आपके एंजल इन्वेस्टर होंगे, जो आपके स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर होंगे। अगर आप शेयर्स को मार्केट में उतार रहे हो तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा हम उसको एज आ आपकी इनकम की तरह काउंट करेंगे। और इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। जर्नली अलग अलग क्राइटेरिया है कितना कितना टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा 30%, ठीक है। 30% का टैक्स जो है वो इन लोगों को देना पड़ेगा। और ये किसके अंदर देना पड़ेगा? कौन सा एक्ट है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको ये पैसे कंपनीज को, स्टार्टअप को देने पड़ेंगे? तो वो एक्ट है फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट पहले भी था लेकिन ये अमेंडमेंट होकर नाम इसका है ऐसे, तो इसलिए इसको फाइनेंस एक्ट 2023 बोला जाता है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 जो है उसका सेक्शन 56 का क्लोज 2 एंड सब क्लोज 7B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये आता है, जिसके अंदर आपसे इनकम के मानकर आपके पैसे जो है वो लिए जाएंगे। आई होप आपके लिए इजी हो गया होगा ये आर्टिकल समझना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको ओवरऑल एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन बताई है उससे अगर हम सिर्फ इस आर्टिकल को समझते तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन अगर हमने शब्दों को समझा और याद करने की मतलब कि कोरिलेशन बनाने की कोशिश की तो ये ईजी रहेगा और याद रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, रुपये एट ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर एज ऑयल अदर करेंसीज राइज। तो हमें देखने को मिलता है कि इंडियन रुपी जो मंडे को है वो डॉलर के अगेंस्ट में देखें तो 83.28 हमें देखने को मिला है। और कुछ दिनों पहले जो रुपी की वैल्यू थी वो 83.26 तक पहुंच गई थी और अब 28 पे पहुंच गई है, लेकिन ये बहुत कम है। US जो है वो स्ट्रांगली बढ़ रहा है, इंडिया की करेंसी वो कम हो रही है। लेकिन आनंदा बनर्जी जो कि एक कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि RBI इसको 83.30 से कम जाने देगी, क्योंकि RBI हमारे पास US डॉलर है रिमेनिंग जितने भी, तो उनको हम बेचेंगे और दोबारा से जो इंडिया की करेंसी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट में हम देख रहे हैं अनसर्टिनिटीज़ है, ऑयल नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे इन कारणों की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल, कैन आप बी एन अक्यूज इन एक्साइज पॉलिसी केस, हेयर्स द लॉ। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ED, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मंडे को बताया कि देखिए केस पहले तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये केस रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर जो है पिछले साल मनीष सिसोदिया जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और उनकी जो एक्साइज पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी क्या होती है? एक्साइज होता है एक टैक्स ही लगा लीजिए आप, तो एक्साइज जो होता है उसमें आप टैक्स लगाते हैं, और टैक्स जो होता है वो एक्साइज के अंदर इनकम टैक्स की बजाय जो भी कोई चीज़ अगर आपका आ रहा है इधर और जा रहा है, ट्रेड हो रहे हैं वे सब कुछ, तो उनके अंदर जो आप एक्स्ट्रा जो पैसे लेते हैं 4%, 6% या फिर इनकम टैक्स में जो एक्साइज होता है उसके अकॉर्डिंग जो पैसे होते हैं उसको बोलते हैं। तो इनका बोलना है कि ये इन लोगों ने, आम आदमी या मनीष सिसोदिया जो है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। और मनी लॉन्ड्रिंग को अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो ये होता है कि आपने कुछ काला धन कमाया
उसको आप ना टैक्स दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, और उसको आपने वाइट बना लिया। और वाइट हम कैसे बनाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपने कहीं पे उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने इन्वेस्टमेंट भी आप ऐसे दिखा के नहीं कर सकते, तो आपने एक पेरेंट कंपनी बनाई, उसके नाम पे एक नकली कंपनी बनाई, और उस नकली कंपनी से उसको पेरेंट कंपनी को भेज दिया। और मतलब ये सब कुछ बहुत बहुत तरीके हैं जो अभी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी हमें थोड़ा थोड़ा इसका पता चल गया। तो अभी मनीष सिसोदिया जो था, उनको बेल होने वाली थी मंडे को, तो उन्होंने बेल के लिए जब प्ली किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे वो बताते हैं, जो ईडी जो है वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा सिर्फ मनीष सिसोदिया के ऊपर ये ब्लेम नहीं आना चाहिए, रेदर जो आम आदमी पार्टी जो है वो भी इसकी अक्यूज़ होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। और उसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी बोला गया कि ठीक है, आम आदमी पार्टी भी इसका जो होगी वो पार्ट होगी, लेकिन हम क्या ऐसा समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आज तक ऐसा कोई कानून है? तो हमें देखने को मिलता है कि यस, एक ऐसा कानून है जिसका सेक्शन 70 जो है स्ट्रिंजेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो ऐसे ऑफेंसेस के साथ डील करता है, लेकिन वो कंपनीज के ऑफेंसेस के साथ डील करता है अगर कोई ऐसे काम करती हैं। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको एक कंपनी माना जा सकता है? तो ऐसा देखने को मिला है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वैसे तो रजिस्टर्ड नहीं होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, पर कंपनीज एक्ट 2013 ये भी बताता है कि कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको भी यहाँ पे एज अ कंपनी की तरह माना जाएगा। और जब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो होता है, जो कि 1951 के अंदर आया था और वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, तो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो सेक्शन 29A है इस एक्ट का, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एज अ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ही बोलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन के साथ जाएं तो यस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एज ए कंपनी देखा जा सकता है। सो आज तक क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग की जो केस है वो बुक हुआ है? तो हमें देखने को मिलता है कि अगर आपका डायरेक्टली नेम अक्यूज़ हुआ है और अगर आपके ऊपर ये बात आती है, तो शायद आम आदमी जो पार्टी है वो सबसे पहली ऐसी पार्टी होगी जो इनकम टैक्स के अंदर ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब जिनके ऊपर ऐसा अक्यूज जैसा इल्ज़ाम लगा होगा। इन्वेस्टिगेशन पहले हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल साफ साफ इल्ज़ाम नहीं लगा है, और ऐसे आज तक कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये साबित भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद आने वाले क्या होगा। और नेक्स्ट, व्हाट्स द लेटेस्ट जॉब डाटा सेज? इंडियाज ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट डाटा शोज दैट व्हाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैड फॉलन, द क्वालिटी ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड इज गेटिंग वर्स इवन एज मंथली अर्निंग हैज़ रिमेन्ड लार्जली स्टेंजेंट सिंस 2017। तो 2017 से इवन जो मंथली इनकम जो लोग कमा रहे हैं ना, वो भी नहीं बढ़ रही है। ये जारी कौन करता है? पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इसको जारी कौन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये लोग जो है, ये इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो इसको जारी करता है, वो डाटा को लेता है, वो बताता है। और उन्होंने फाइंडिंग्स की है कि ऑफिशियल जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है वो 2022 जुलाई से लेके 2023 तक का क्या है, 12 महीने का पूरा ट्रैक किया गया है, और ये छठी रिपोर्ट है इस सर्वे के अंदर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हम क्या क्या होती है कि क्यों पीएलएफ जो है, मतलब कि लेबर के ऊपर या पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स सर्वेस की इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें हमें ये पहले जो एम्प्लॉयमेंट इसको जो है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में हमें बताता है। सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस एक ही है कि अगर हमें पता होगा कि कितने डाटा अगर हमारे पास होगा, कितने लोगों को काम मिला है, कितने लोग काम चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है या जो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बना पाएंगे, उसी हिसाब से जॉब क्रिएट कर पाएंगे, मार्केट को हम लोग चेंज कर पाएंगे कहीं ना कहीं। अगर हम लोग इग्नोरेंट है, अगर हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे सुधार भी कैसे आएगा। तो एक ये सिग्निफिकेंस इसकी है। और डाटा और रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो इंडिया का अगर एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट स्टोरी सिंस आप देख लीजिए, आपको सामने ही दिख रहा है 2017 से लेके अभी तक, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का जो रेट है वो इंडिया का कम हुआ है, और वो कम होके आया है 8.7 से 5.1, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, ये हमें
देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे 2017-18 में वो था 48.4% टोटल पॉपुलेशन का अगर इंडिया में देखा जाए तो, लेकिन आज के समय पे ये बढ़ गया है और ये आया है 54.6%। तो ये एक देखने की अच्छी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है और जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। अगर हम इसमें देखें कि 15 साल से अबव की जो फीमेल्स होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है, तो उनका पार्टिसिपेशन 2017 में था 21.1% और अब वो बढ़ के हो गया लगभग 10 जो पॉइंट्स हैं उनसे बढ़ गया, अब हो गया 31.6%। नाउ वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो ये देखने को हमें मिला था 44.1% से, ये अब अगर हम 2022-23 में देखें तो ये 51.8% से बढ़ गया है। मंथली अर्निंग की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग होते थे जो खुद से ही एम्प्लॉयमेंट थे किसी भी काम में, तो उनकी मंथली इनकम जो थी वो एवरेज निकल के आती थी 12,318 रुपये 2017-18 में और वो पहुंच गई है 13,347 रुपये। तो ये तो कुछ भी नहीं फ़र्क हुआ, 5 सालों में महंगाई दर भी बढ़ी है, सब कुछ हुआ। तो ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। कैजुअल वेज जो होते हैं वो 6,000 या 7,000 के अप्रोक्सीमेटली थे और अब अगर हम उसको देखते हैं 2023 में तो ये पहुँच गए हैं 7,900 रुपये के लगभग, ठीक है। तो रेगुलर वॉइसेस क्या होते हैं कि जो हमें रेगुलरली यानी कि मिल जाते हैं मंथली के बेसिस पे कोई काम कर रहा है, तो वो 17 में थे 19,450 और वो 2022-23 में हुए 20,000 ऑलमोस्ट। अगर परसेंटेज की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया वर्कर्स का या कैसे काम में लोग अपने आप को एम्प्लॉयड कर रहे हुए हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है खुद से काम करना, वो हमें देखने को मिला 57.3% 2022-23 में। अगर औरतों की बात करें तो ये आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा, पहले 2017-18 के अंदर जो खुद के काम होते थे सिलाई या कुछ ऐसा करना, आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास औरतें जो हैं जो मोस्टली खुद के ही काम करती हैं, यानी कि घर में रह के कुछ बेच लेती हैं शॉप्स वगैरह पे। तो ऐसे काम्स में इसी वजह से उनकी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी बहुत बड़ा है, 65.3% हुआ है। एंड अगर हम कैजुअल लेबर की बात करें तो वो 24.9% से कम होके हो गया है 21.8%। ये हम एक देख पा रहे हैं। अगर रेगुलर सैलरी जो वेजेस थे तो वो भी 20.9% जो वो कम हुआ है क्योंकि और दूसरों में बढ़ गया है। तो ये जो था ये हमारा ख़त्म हो गया है और आगे हम देखते हैं लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। आफ्टर 40 ईयर्स इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विसेज रीस्टार्टेड, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो हमने कल इस चीज़ के ऊपर देखा था। देखिए फेरी सर्विसेज ऐसे होती है, एक शिप होता है आपके अंदर, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बाउंड्री होगी ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा तमिलनाडु निकल के आ जाता है, ठीक है। ऊपर हमारा होगा आंध्र प्रदेश, ऊपर होगा तेलंगाना, और इधर क्या है, इधर है केरला, और यहाँ पे क्या है कर्नाटका। तो जब ये सारी की सारी स्टेट, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से है श्रीलंका शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु का बिल्कुल कोस्ट है जिसका नाम है नागापट्टनम, और श्रीलंका का जो कोस्ट है जिसका नाम है कंकेशातन, रुकिएगा एक सेकेंड मैं मिटा देती हूँ सो दैट आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकें। तो देखिए कांके संथुराई पोर्ट जो है वहाँ तक जो फेरी जो होगी वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जाएगी और वापस रिटर्न आएगी। इसको आने में और जाने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है, कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ से नागापट्टनम से जाने के लिए। लेकिन चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं इंडिया के और श्रीलंका के सामने वो ये है कि इन 4 घंटों की शिप के लिए जो फेयर जो है यानी कि किराया जो है वो लगभग 7,000 से प्लस है। तो इतना किराया जो है वो पुअर पीपल्स या जो मिडिल क्लास पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते 4 घंटे के लिए इधर से उधर जाने के लिए। ये एक प्रॉब्लम हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी हमें इसकी अगर हम इसके अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे जो है वीडियो कॉल पे या ट्वीट पे ये करके बोला कि ये एक हमारे जो श्रीलंका के साथ रिश्ते थे जो ख़राब हो गए थे उनको ठीक करेगा। और जो फेरी सर्विसेज जो थी वो ख़त्म क्यों हुई थी, बंद क्यों हुई थी इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिविल वार शुरू हो गया था 1970s के बीच में, 1980s के बीच में। तो उससे पहले क्या क्या हमारा कौन कौन से रूट थे, उससे पहले भी श्रीलंका के साथ इंडिया के रूट होते थे। पहला रूट होता था द इंडो-सीलियन एक्सप्रेस और बोट मेल रन जो होती थी ये चलती थी बिटवीन दिस चेन्नई जो है अगेन तमिलनाडु के अंदर, और कोलंबिया जो है कोलंबो जो है वो अगेन श्रीलंका के अंदर। तो इन दोनों में से चलती थी, 90s से लेके 1982 तक चलती रही, यानी कि ऑलमोस्ट 82 साल तक ये
चलते थे, लेकिन उसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ और उसके बाद से रूट को बंद कर दिया गया। दूसरा जो रूट था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको बोला जाता था धानु साकड़ी से लेके तलाई मन्नार तक। और मल्लार, यहाँ पे अगर आप देखें मैप में, तो ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मन्नार है, तो इसलिए इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। और यहाँ पे हमारी पॉक स्ट्रेट है, यहाँ से यानी कि आप जगह है, ये आप देख सकते हैं, जिसको राम सेतु कहा जाता है, एडम ब्रिज बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। और ये पूरे की पूरी थी। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होगी। लगभग 8 करोड़ रुपए जो है वो पहले ही इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तमिलनाडु के जो मैरीटाइम बोर्ड है उसके द्वारा नागापट्टनम पोर्ट के ऊपर, ताकि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए। और ये लॉन्च कब हुई है? 14 अक्टूबर को ये लॉन्च हुई है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी इस चीज़ में प्राइम मिनिस्टर का सहयोग बढ़ाया, और उन्होंने भी बोला वीडियो मैसेज के जरिए कि फेरी सर्विस जो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होगा हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। तो आज का न्यूज़पेपर हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड हैव ए नाइस डे।